भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये काम नहीं होता। डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी और मोदी जी का नेतृत्व है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या का दीपोत्सव भी आपने देखा होगा, लाखों दीप जल रहे थे अयोध्या में, हर वर्ष चलते हैं जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 5 दिनों से लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। राजस्थान में उनकी कभी 2 कभी 3 सभाएं हो रही हैं और राजस्थान की सभाओं में क्या वो उत्तर प्रदेश का कोई मॉडल रख रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो किस नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये सवाल हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आपको मैं योगी आदित्यनाथ के भाषण के कुछ हिस्से भी दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की अब राजस्थान में जो बची खुची उम्मीद है वो हिंदुत्व पर आकर टिक गई है। बात प्रधानमंत्री की भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोटा में थे और कोटा में चुनावी मंच से उन्होंने आज जिस तरह की बातचीत की है, जिस तरह के सवाल रखे हैं, उससे भी यही दिखाई दे रहा है कि अब शायद प्रधानमंत्री को भी लगता है कि राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना पड़ेगा। कुछ धार्मिक आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी का कल्याण हो सकता है और इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, बाकायदा कुछ वादे किए हैं। उन वादों में कई तरह के वादे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया था। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर प्रचार अभियान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मैंने बताया ही आपको कि वहां 2 से 3 दौरे, हर रोज 2 से 3 जनसभाएं कर रहे हैं और उन जनसभाओं में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के सवाल लोगों के सामने उठा रहे हैं, राम मंदिर के मसले को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान चुनाव को इसी रूप में निपटाना चाहती है और इसी रूप में वहां पर किसी तरह से विजय हासिल करना चाहती है। आखिर कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस के समय दंगे हुए होंगे, रामनवमी में दंगा, परशुराम जयंती में दंगा, होली में दंगा, ये सब कर्फ्यू दंगा, ये कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस ने 5 वर्ष के शासनकाल में क्या दिया? यहां पे आपको बजरी माफिया दे दिया होगा, खनन माफिया दे दिया होगा, वन माफिया दे दिया होगा, पशु माफिया दे दिया होगा, संगठित अपराधों में लिप्त माफिया दे दिए होंगे। और भाइयों बहनों, इन्हीं माफिया का उपचार करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेके आए हैं। डबल इंजन की सरकार इस माफिया का उपचार अच्छी तरह करना जानती है और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ जनता को सुरक्षा की गारंटी और दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब मंच पर चुनावी भाषण करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं, अपने घोषणा पत्र में जिस तरह के वादे किए हैं राजस्थान की जनता से, उन वादों पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल, 9.5 साल में किस तरह से उन्होंने काम किया है, किस तरह की बातें की हैं, उस पर अपनी बातों को फोकस रखते हैं। अमेरिका में, चीन में, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और भाइयों बहनों, भारत में हम लोग हजारों की संख्या में एकत्र हैं। कोई कोरोना का भय नहीं, क्योंकि मोदी जी ने 2 वैक्सीन जो दे दी, ये वैक्सीन फ्री में वैक्सीन, और फ्री में वैक्सीन के पहले फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और 3.5 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा भी तो दी है मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को। और याद करिए, दुनिया के अंदर कोरोना से उभर भी नहीं पा रही है, मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा दी है। अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन मिलेगा।
एक खास बात और ये है कि योगी आदित्यनाथ राजस्थान में जितनी भी सभाएं कर रहे हैं उसमें लंबे लंबे भाषण नहीं दे रहे हैं। वो 15 से 20 मिनट तक अपनी बात रखते हैं और इसके अलावा 15 से 20 मिनट में ही वो कुल मिलाकर ऐसी बातें, खासतौर पर इन बातों पर ज़्यादा जोर रहता है जिससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे जिस तरह की उम्मीद करती है चुनावों में, वो हिंदुत्व के जैसे वो प्रतीक हैं, उस रूप में उनका इस्तेमाल राजस्थान में किया जा रहा है। इसलिए वो मंच पर अपनी बात रखना जब शुरू करते हैं तो शुरुआत से ही वो इसी बात पर फोकस करते हैं कि कैसे अपनी बात वो रखते हुए अयोध्या का सवाल लाएं, कैसे वो अपनी बात रखते हुए हिंदू मुसलमान की चर्चा करें, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बताएं। तो इस तरह के सवाल वो लगातार रख रहे हैं। लेकिन कोटा में प्रधानमंत्री ने किस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है, या कांग्रेस पर जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त है और कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी इन 3 सवालों पर वहाँ कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखा जाए तो राजस्थान में इन तमाम कोशिशों के बावजूद ये माना जाता है कि कांग्रेस वहाँ पर कठिन चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि ढेर सारे ऐसे चुनावी पूर्वानुमान बता रहे हैं कि वहां पर आखिरकार जीत भाजपा की होगी, लेकिन अब नतीजे जब भी आएंगे, 3 दिसंबर को जब नतीजा आएगा तो देखा जाएगा कि किस तरह से वहां की जनता ने किसके समर्थन में वोट किया है। लेकिन फिलवक्त ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की आखिरी और पहली उम्मीद यही है कि वहां पर किसी तरह से राजस्थान में सत्ता की वापसी के लिए वहां पर एक धार्मिक आधार पर लोगों को एकजुट किया जाए, उनको पोलराइज किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब अपने भाषण में पीएफआई का जिक्र किया तब वो ये बात जानबूझकर वो भूल गए कि जब पीएफआई बैन नहीं था तब राजस्थान के कोटा शहर में पीएफआई का एक वहां पर रैली निकली थी और उस रैली को लेकर विवाद भी हुए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जब उस रैली की चर्चा की तब उन्होंने ये नहीं कहा कि उस समय तक पीएफआई बैन नहीं हुआ था। पीएफआई कब बैन हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के कोटा शहर में मार्च महीने में, मार्च यानी 2022 के मार्च में एक रैली निकली थी और उस रैली को लेकर विवाद भी हुए थे, क्योंकि पीएफआई की गतिविधियों को लेकर एक शंका रही है पहले से भी। लेकिन जब पीएफआई बैन किया गया तो वो महीना था सितंबर, यानी कि जो कोटा में रैली निकली वो 6 महीने पहले रैली निकली, उसके बाद उस पर बैन लगाया गया। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी पीएफआई के बारे में तो ऐसा एहसास कराने की कोशिश की कि कांग्रेस की सरकार ने पीएफआई पर बैन लगने के बाद पीएफआई को रैली करने की इजाजत दी। तो इस तरह के खेल किए जा रहे हैं। यहां हम लोग बड़े गौरव के साथ माथा ऊंचा करके कहते हैं, दाल बाटी चूरमा, हाड़ोती के सुरमा। लेकिन सुरमाओं की इस धरा को कांग्रेस ने दंगाइयों का खुला मैदान बना दिया है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया है, प्रतिबंध लगा हुआ है, वो गैर कानूनी है। लेकिन कोटा में पीएफआई की रैली निकलती है, जुलूस निकलता है, और कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? सोई पड़ी है। तुष्टीकरण की गुलाम कांग्रेस सरकार आतंक परस्तों से डरती है और राजस्थान का भला चाहने वालों पर, जिनको मान सम्मान देना चाहिए, जिनका गौरव करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करती है। यहां राजस्थान में रामनवमी के, हनुमान जयंती के जुलूस रोके जाते हैं, पावन त्योहारों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के शासन में
आतंकी संगठन पीएफआई की रैली पूरे शान से पुलिस बंदोबस्त के साथ कराई जाती है। ऐसी कांग्रेस सरकार जितने दिन यहां रहेगी उतना ही राजस्थान का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के इन बयानों से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में पिछले 5 सालों में विपक्ष की अपनी भूमिका में कमजोर रही है और इसी की वजह से आज राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को अपदस्थ करने के लिए उसे काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और उसे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व की जोड़ के बगैर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाएगी। 3 दिसंबर को जब राजस्थान के नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा कि राजस्थान का मूड क्या था, राजस्थान ने किसके लिए वोट किया है, कांग्रेस के लिए वोट किया है या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस लेकर आई है। लेकिन इससे पहले साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 साल के अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ में कोई कमी निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और भी कई वजह हैं जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है। राजस्थान को लेकर या इस चुनावी माहौल को लेकर अगले वीडियो में मैं आपके सामने आऊंगा। राजस्थान के चुनावी परिदृश्य या फिर देश के राजनीति के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखिए। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।